शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद घोरी का एक ही आदर्श था और वो था गजनवी का महमूद। गजनवी के जीवन से ही प्रेरणा लेते हुए वह भी विस्तारवादी नीतियों में परम आस्था रखता था। भारत सुवर्ण और मणिरत्नों का एक ऐसा विशाल भंडार था जिस पर हर आतताई की दृष्टि सदैव रहती थी। मोहम्मद घोरी भी भारत को पराधीन करना चाहता था। सर्वप्रथम उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का करमठिया वंश शीघ्र ही पराजित हो गया। मुल्तान विजय के एक वर्ष पश्चात उसने चिनाब और झेलम के संगम के दक्षिण में स्थित उच के किले की ओर कूच किया। उच का किला भी घोरी के समक्ष टिक न सका और 1176 ईस्वी में उच का किला भी घोरी की निजी संपत्ति बन गया। दो सरल विजयों ने मोहम्मद घोरी के विश्वास को अंधविश्वास में परिवर्तित कर दिया। उसे लगा कि वो कोई साधारण योद्धा नहीं वरन स्वयं प्रारब्ध द्वारा चयनित सेनानी है और उसके दरबारियों ने भी बारंबार यही दोहराया कि घोरी अजेय है। फिर आया वर्ष 1178 का और उसने एक विशाल सेना एकत्रित की और गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनिलवाड़ा की ओर प्रस्थान किया। परंतु ये वर्ष उसकी सारी अवधारणाएं मिटाने वाला था। भाग्य उसके पतन की कथा लिख रहा था। उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एक वीरांगना जो उसके मान का मर्दन करने वाली थी, उसके शौर्य के अभिमान को धूल धूसरित करने वाली थी और उसे रणभूमि से पलायन करने को विवश करने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं अनटोल्ड हिस्ट्री के एक नए अंक के साथ। और आज मैं कथा सुनाने वाला हूं वीरांगना रानी नायकी देवी के अदम्य शौर्य की। यह कथा तब की है जब सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र सोलंकी राजवंश के अधीन थे। सोलंकी राजवंश चालुक्य राजपूतों के वंश की ही एक शाखा थी। सोलंकी वंश की स्थापना राजा मूलराज सोलंकी ने वर्ष 961 ईस्वी में की थी। राजा मूलराज के पश्चात चामुंडराज राजा बने, उनके पश्चात वल्लभराज, तत्पश्चात दुर्लभराज, बाद में भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह, कुमारपाल और अंततः अजयपाल सोलंकी राजवंश के राजा हुए। अजयपाल का विवाह गोवा के कदम वंश के महामंडलेश्वर शिवचित्त परमांडी की सुपुत्री नायकी देवी से हुआ था। 4 वर्ष के अल्प अवधि के पश्चात ही राजा अजयपाल की असामयिक मृत्यु हो गई और उनके किशोर पुत्र मूलराज द्वितीय का राज्याभिषेक किया गया। नायकी देवी राजमाता के पद पर आसीन हुई। वहीं अजयपाल के चाचा भीमदेव द्वितीय सोलंकी सेना के सेनापति बने। नृपविहीन साम्राज्य घोरी के लिए एक सरल लक्ष्य था। उसने शीघ्र ही सोलंकी साम्राज्य को अधीन करने की एक योजना बनाई। रानी नायकी देवी को जैसे ही घोरी के अपवित्र अभिप्राय की भनक लगी तो उन्होंने सहायता हेतु उत्तर के सभी राज्यों से संपर्क किया, परंतु नरवाला के राय को छोड़ किसी भी राज्य ने सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। नरवाला के राय ने रानी नायकी देवी के सहायतार्थ प्रशिक्षित हाथियों की एक टुकड़ी भेजी। संख्या, प्रशिक्षण अथवा युद्ध का अनुभव, हर एक मानक पर आक्रमणकारियों की सेना सोलंकी राजवंश की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। परंतु वीरांगना रानी नायकी देवी ने आक्रमणकारियों से युद्ध करना उचित समझा और घोरी द्वारा प्रेषित आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जहां संख्या और प्रशिक्षण के मानकों पर रानी नायकी देवी की सेना घोरी की सेना से 19 थी, वहीं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति रानी के पक्ष में थी। खुले समरांगण में घोरी की सेना का सामना करना असंभव था। अतएव रानी नायकी देवी ने राजधानी अनिलवाड़ा के उत्तर पूर्व में 40 मील की दूरी पर गदरघंटा के पास एक पहाड़ी दर्रे को चुना और इसी एक निर्णय ने इस युद्ध के सारे समीकरण ही बदल दिए। युद्ध के लिए एक संकुचित स्थान के चुनाव से संभवतः आपको उस युद्ध की स्मृति हो आई होगी जब अहोम सेना नायक वीर लाचित बोरफुकान ने ब्रह्मपुत्र के तट पर सराय घाट को युद्ध भूमि के रूप में चुना था और हमलावर मुगलों की सेना को धूल चटा दी थी। घोरी अपनी सेना समेत रानी नायकी देवी द्वारा बनाए गए व्यूह में प्रविष्ट हो गए। देवी दुर्गा के सदृश हाथ में खड्ग लिए नायकी देवी उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। एक महान गजराज पर आरूढ़ अपने युवा पुत्र के साथ वीरांगना रानी नायकी देवी स्वयं एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। एक भयानक
युद्ध आरंभ हो गया। रक्त और मेद की मानो बाढ़ सी आ गई। परस्पर टकराते शस्त्र, कोलाहल करती सेनाएं और हाथियों के भयंकर चिंगाड़ से दिग्दिगंत गूंज उठे। स्वयं नायकी देवी ने असंख्य शत्रुओं का संहार किया। एक भयानक दावानल के सदृश रानी नायकी देवी की सेना घोरी की सेना को लीलती गई, और जब इस दावानल का धूम छटा तब घोरी दर्जन भर सेनानियों के साथ भाग रहा था। वो गुजरात विजय के लिए आया था और अपना सर्वस्व हार कर भागा जा रहा था। शंख बजा और इसके साथ ही इस युद्ध का समापन हुआ। घोरी के दरबारी इतिहासकारों ने उसके इस लज्जाजनक पराजय का उल्लेख तक नहीं किया, लेकिन इस कथा को प्रसिद्ध जैन आचार्य मेरुतुंग ने अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में वर्णित किया है। इस युद्ध में घोरी केवल पराजित ही नहीं हुआ था, वरन उसके मानस पर भी इस युद्ध का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। उसके आत्माभिमान का भी ह्रास हुआ और उसने पुनः गुजरात की ओर दृष्टि डालने का साहस नहीं किया। इस युद्ध के उपरांत भारत पर आक्रमण करने हेतु उसने उत्तरी मार्गों को ही प्राथमिकता दी। रानी नायकी देवी की कथा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेखों से सर्वथा अनुपस्थित है। रानी नायकी देवी की कथा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। रानी नायकी देवी की कथा पर पुस्तक लिखने का किसी लेखक ने कभी सोचा भी नहीं। किसी भी कलाकार ने उनके चित्र बनाने के बारे में नहीं सोचा। किसी भी निर्देशक ने उनके ऊपर चलचित्र बनाने के विषय में नहीं सोचा। मानव इतिहास के सबसे बड़े आतताइयों में से एक को ऐसी लज्जाजनक पराजय देने वाली वीरांगना रानी नायकी देवी के स्वयं के देशवासी उनसे अनभिज्ञ है, और गुजरात राज्य के बाहर बहुत कम लोग ही उनकी कथा के बारे में जानते हैं। यह कथा थी दृढ़ विश्वास की, कथा साहस और शौर्य की, कथा उत्तम रणनीति और उसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन की, और कथा वीरांगना रानी नायकी देवी की। ऐसी ही कथाएं लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ।